जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मेष राशि मार्च 2025 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। मार्च का महीना, जैसे कि कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत बड़े बदलाव का महीना है, स्पेशली क्योंकि 30 साल बाद शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मीन राशि में आ रहे हैं 30 साल के बाद। और काल पुरुष कुंडली का 12वां घर होने के कारण यहाँ पर शनि देव जो है काफ़ी बड़े बदलाव लेके आते हैं। 12वां घर बेसिकली मीन राशि का काल पुरुष कुंडली की अगर देखें तो ये मोक्ष का भाव है, आध्यात्म का भाव है, गिव अप करने का भाव है ये। तो इस वजह से ये जो है इतना महत्वपूर्ण साल है, जो मार्च के महीने में ये इतने बड़े बदलाव होने जा रहे हैं कि 6 ग्रहों का योग भी बन रहा है मेष राशि के लिए 12वें घर में। और मेष राशि जो है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली की कुंडली है, तो इस वजह से इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो एक तो ये कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, ये आएंगे मीन राशि में। 25 तारीख को 24 तारीख को मंगल जो है वो मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में, और शनि देव जो है वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ रहे हैं 29 तारीख को। तो 29 तारीख को यहाँ पर काफ़ी बड़ा 6 ग्रहों का योग बनेगा। 29 और 30 को चंद्र भी क्योंकि शामिल हो जाएंगे, बुध, सूर्य, शुक्र और राहु पहले से ही यहाँ पर हैं। दूसरा एक बात और है कि इस साल ये 2 बड़े, एक तो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण भी है। 14 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण है, हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई सूतक भी नहीं है, लेकिन ग्रहण तो है, दुनिया पर तो असर पड़ता ही है। 29 तारीख को ये भी है, सूर्य ग्रहण भी है, हालांकि पार्शियल है, कुछ एरिया पर होगा थोड़ा बहुत जहाँ पर पूरा पूर्ण होगा, लेकिन ज़्यादातर ये पार्शियल ही है। और इसका भी भारत में ये नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर कोई सूतक नहीं है। इसके बाद एक चीज़ और बड़ी बात है कि 14 तारीख को पूर्णिमा है, होली का दिन भी है, जो रंग वाली होली हम खेलते हैं। और साथ ही में 15 तारीख को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिसे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुओं का कैलेंडर शुरू होता है, सन शुरू होता है 2082, और उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इसी दिन इसको ये भी बोलते हैं नवरात्रि की शुरुआत होती है, या कई भारत के कई स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो है, इस वजह से भी मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। 30 तारीख को जो है वो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पहला नवरात्र 30 तारीख को है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रतिपदा का दिन होता है और 9 देवियों की पूजन शुरू होती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखें मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खासकर जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर लिख भेजिए, आपको उत्तर इसका ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके राशि स्वामी जो मंगल है। मंगल बैठे हुए हैं तीसरे घर में, पराक्रम स्थान में।
वक्री चल रहे थे, 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो तीसरे स्थान में मंगल की स्थिति, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तीसरे स्थान में अच्छी रहती है। आपको पराक्रम करने में काफ़ी एनर्जी लगती है, तो उसमें एनर्जेटिक रहेंगे आप और कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब वक्री होते हैं ग्रह तो आपको कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो पहले रह गए थे या जो कोई छूट गए थे, जो अब पूरे करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ कोई सामने आएंगे काम आपके। बाकी स्वास्थ्य वगैरह आपका ठीक रहेगा। और मंगल क्योंकि अच्छे बैठे हैं, इस वजह से आप काफ़ी अच्छे काम कर पाएंगे, सोच अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि अपने घर से 11वें में बैठे हैं, तो लाभ तो देंगे ही। साथ में 12वें घर में शुक्र वैसे भी एक अच्छे परिणाम देते हैं, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं और ज़रूरी बात है उस पर खर्चा भी करवाते हैं। तो एक तो आय भी दे रहे हैं लेकिन साथ में खर्चा भी करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। गुरु बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, और गुरु और शुक्र का एक परिवर्तन योग भी है। जो परिवर्तन योग जो है ये बताता है कि आपके धन आय भी होगी, धन का लाभ भी होगा और खर्चे भी होंगे। तो ये परिवर्तन योग में इसका एक दोनों का परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परिवार में अच्छा समय रहेगा, हो सकता है आप परिवार के साथ यात्रा में जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं, तो उसमें भी खर्चा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब बात करें चौथे घर की। चौथा घर जो है सुख स्थान होता है, इसके स्वामी हैं चंद्र। चंद्र वैसे तो गोचर शुरू कर रहे हैं 12वें घर से ही और 12वें घर में ही समाप्त करेंगे। तो ओवरऑल स्थिति तो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और देखा जाए तो सुख के मालिक हैं, तो सब जहाँ जहाँ जाएंगे ये परिणाम अच्छे ही देते हैं। 12वें घर में थोड़ा सा तनाव बढ़ा देते हैं, जब ये ग्रहण योग में भी होंगे, खासकर 29 तारीख और 30 को, तो कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उन दिनों में, या जब ये 8वें घर में होते हैं तब आपके लिए थोड़ी मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। बाकी देखा जाए तो कोई और ऐसा ग्रह का प्रभाव नहीं है चौथे घर पर जो आपके सुख में विघ्न डाले, तो ओवरऑल स्थिति सामान्य सी रहेगी यहाँ पर। पंचम भाव जो बच्चों से रिलेट करता है, आपके विवेक का है और साथ ही में आपके क्रिएटिविटी का भाव है। यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 11वें घर में है। जब तक 11वें घर में है तब तक स्थिति अच्छी है। जब ये 12वें घर में चले जाएंगे और वहाँ ग्रहण में भी इन्वॉल्व होंगे, तब यहाँ पर ये होगा कि 5वें घर के भी परिणाम में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको फोकस अधिक बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी कोई भी अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। छठे घर के स्वामी बुध हैं। बुध 12वें घर में बैठे हैं, हालांकि नीच के हैं लेकिन नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर ये कि कुछ परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन परेशानियाँ ओवर द टाइम फिर धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगी, तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 7वां घर आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप का है, या बाहर के लोगों से जो आप संबंध रखते हैं, चाहे वो बिज़नेस का हो या कोई भी हो, तो उसका है। दूसरा लंबी यात्राओं का है। तो यहाँ के स्वामी जो है शुक्र हैं। शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में उच्च राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको कुछ ठीक है, परिणाम तो ठीक मिलेंगे, लेकिन खर्चे करने पड़ेंगे आपको। अपनी जो पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए आपको उसको खर्चे करने पड़ सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ हों, दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कुछ जाके, तभी जाके आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बाकी 8वें घर के स्वामी मंगल हैं, जैसे मैंने बताया तीसरे घर में बैठे हैं। पराक्रम आपका अच्छा है और ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं दूसरे घर में, तो धन के भाव में बैठे हैं भाग्य स्थान के, तो भाग्य आपका से आपको धन प्राप्त होगा।
तो आपका भाग्य से आपको मतलब काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीद है। परिवार में भी काफ़ी अच्छे समय रहेगा, तो ये स्थिति है। 10वें घर, क्योंकि शनिदेव स्वामी है, शनिदेव 29 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो तब तक तो समय ठीक है, लाभ भी दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब जब 29 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे तो बदलाव ज़रूर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि 12वें घर में जब भी कार्य क्षेत्र के स्वामी 12वें घर में आते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां कुछ बदलने लगती हैं, जो कि प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो जाती है। बदलाव किस तरीके के, कोई आपका प्रोफाइल चेंज हो सकता है, आपका कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, तो इस तरीके से नौकरी बदल सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट एक बंद करके दूसरा शुरू करना पड़ता है, कुछ नयापन लाना पड़ता है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा ताकि उसमें आपकी कंटिन्यूटी अच्छी रहे, उससे आप तरक्की पा सकें। क्योंकि बदलाव ही ज़िंदगी में जो है वो एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप लगातार कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, कुछ अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप उसमें जुट जाते हैं। तो अब बाकी बात आती है 12वें घर में जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है। अब जब भी कहीं भी किसी भी घर में 6 ग्रहों का योग बनता है तो उस घर के जो जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो ऊपर उभर के आते हैं। और 6 ग्रहों की जब युति होती है तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ बदलाव भी आएंगे। एक तो ये कि आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी मुड़ेंगे, और जैसे होता है ना, गिव अप के लिए जो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, जो कुछ पुरानी आदतें त्याग करके नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ये सब देखने को आपको मिलेगा, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कुछ बदलाव चेंजेस आएंगे। तो क्या होता है इसमें, आप अगर एक्सेप्टेंस करके चलते हैं तो आपके लिए परिस्थितियाँ एक किस्म से आप उसको ढाल लेते हैं अपने आप को, और ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, उसमें ढालना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो है परिणाम कुछ ठीक निकल के आएंगे। और अपनी स्थिति को संभलते हुए और देखभाल करते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो ये था मेष राशि के लिए जो मार्च का महीना है, इस तरीके के परिणाम आ रहे हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict@gmail.com पर जाकर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले, क्योंकि ये साल वैसे भी बदलाव भी हो रहा है, सूर्य स्वामी है अगले आने वाले साल के, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुरू होगा, और सूर्य ही मंत्री होंगे। तो एक तो आपको सूर्य को सुबह सुबह उठकर अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में हनुमान चालीसा अगर दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह के पहर में और एक बार शाम के पहर में, तो ये भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं, इनको लगातार करते रहें तो इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। धन्यवाद।